नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी की पुनर्परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 26-27 जून को जो प्रस्तावित है, यहाँ मॉक टेस्ट आपको लगातार दे रहे हैं और ये सामान्य जानकारी से जुड़ा हुआ मॉक 3 है, सेक्शन वाइज है। 50 प्रश्न आपको मिलेंगे, बेहतर क्वालिटी के हैं। इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट है, आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन करके इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ देखें आप कि कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। ये खनिज डाटा जो होता है, मिनरल डाटा होता है, उसी के आधार पे आपको बताना है। तो इसमें कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आपका राजस्थान है। लौह अयस्क की बात हो रही है, यानी आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है उसके तौर पे आपको देखना है लार्जेस्ट कौन सा है इसमें से। करेक्ट आंसर इसका ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे आपका छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे कर्नाटक। प्रश्न संख्या 2, कहा गया है कि द हाईएस्ट इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैव बीन रिकॉर्डेड इन द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप फॉर द ईयर 2021-22। मतलब ये कि 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का जो दूसरा अग्रिम अनुमान लगाया गया था, उसमें कौन से फसल में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई। अब ये फसल का नाम आपको इसमें से चुनना है। तो राइस, वीट, मेज और नॉन ऑफ दीज कोई फसल नहीं है, मतलब कुछ ना मिले तो उसको चुन लेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में वो नौबत नहीं आएगी, हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। ठीक है, राइस। चावल के लिए जो रिकॉर्ड मिलियन टन में आप देखते हैं अग्रिम अनुमान, वो 127.93 का था। उसके बाद गेहूं का था 111.32 का, मिलियन टन में सब कुछ है। मक्का का था आपका 32.42 और दलहन का इसमें अगर आप देखें तो 26.96। इस आधार पे जो दूसरा अग्रिम अनुमान है उसको जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 स्टेट्स विथ हाइएस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल डाटा। अब जो कृषि डाटा है उसके हिसाब से आप बताएं कि इसमें टॉप 3 स्टेट में नहीं आने वाला राज्य कौन सा है। और यहाँ पे प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की बात हो रही है, यानी दूध की उच्चतम प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं उनके नाम इसमें से आपको बाहर कर देने हैं और जो उसमें शामिल नहीं होता है उसी को चुन लेना है। तो प्रश्न संख्या 3 को आप देख रहे हैं और सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश इससे बाहर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये क्रम से 3 नंबर पे आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र की कौन सी रैंक है भारत में। देखिए और बताइए, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके दिया हुआ है और सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें डी वाला, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि पहला कहीं दिया ही नहीं है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तेलंगाना 2022 के आधार पर। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रैंक सेकेंड इन टर्म ऑफ टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। नई वाली अभी आई नहीं है तो वही पुरानी वाली लेकर चलेंगे। आप बताएं इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आएगा। खीरी है यानी लखीमपुर खीरी है, मिर्जापुर है, पीलीभीत है और चित्रकूट है। तो जो 5th क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये खीरी है, लखीमपुर खीरी। ठीक, सोनभद्र में सर्वाधिक और कितना, तो 2436.75, ये स्क्वायर किलोमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद खीरी का नंबर आता है 1272.36 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद मिर्जापुर और उसके बाद पीलीभीत। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ देखिए, भारत की रैंक पूछी जा रही है पूरे विश्व में। वनावरण के लिहाज से भारत कौन से स्थान पर ठहरता है। तो वनावरण और पूरे पेड़ पौधों की स्थिति और पर्यावरण की स्थिति यहाँ तक अगर देखी जाए, अभी विश्व पर्यावरण दिवस पे आपने देखा था कि भारत की रैंक जारी हुई थी, भारत सबसे निचले पायदान पे था। यानी प्रदूषण और जो पर्यावरण के विनाश की स्थिति है वो अपने यहाँ सर्वाधिक है। इस मामले में हम सबसे बुरे हैं, बाकी सभी देश हमसे अच्छे हैं। तो अब इसमें आप देखें कि वनावरण के लिहाज से भारत दुनिया में कौन से नंबर पर ठहरता है, देखें और बताएं। तो जो 6वां प्रश्न आप देख रहे हैं उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10वें स्थान पे हम लोग हैं। हम लोग 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और
हम लोग शीर्ष पर आने का सपना देख रहे हैं, जनसंख्या के मामले में हम टॉप कर चुके हैं पहले ही, लेकिन ये कोई तगमे की बात नहीं है। हमारा पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहा है क्योंकि हमारे पास ज़मीन कम है और आबादी ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सेकेंड स्टेट विद द मिनिमम पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। यहाँ पर ये पूछा गया है कि मिनिमम पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, दूसरा कौन सा ऐसा राज्य है जो जनगणना 2011 की है उसी के आधार पे आपको बताना है। तो आपको मैक्सिमम में भी टॉप 3 मालूम होने चाहिए और मिनिमम में भी टॉप 3 मालूम होने चाहिए, उसमें से सेकेंड रैंकर का नाम आपको बताना है। तो 7th जो है इसका राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो है वो इसमें न्यूनतम जनसंख्या वाले जो शीर्ष 4 राज्य हैं उनमें दूसरे स्थान पे आता है। पहले नंबर पे आपका सिक्किम, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप मिजोरम को देख ही रहे हैं, तीसरे स्थान पे अरुणाचल है, उसके बाद गोवा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द उत्तर प्रदेश सेंसस 2011। उत्तर प्रदेश की जो सेंसस है 2011 वाला रिकॉर्ड, उसके हिसाब से हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में दर्ज की गई है वो आप देखें और बताएं। संत कबीर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है और सिद्धार्थ नगर है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर को अगर आप चुनते हैं तो बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। बाकी अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे, कानपुर नगर दूसरे स्थान पे, औरैया जो है वो तीसरे स्थान पे, उसके बाद इटावा, उसके बाद गाजियाबाद। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। यहाँ पर आंकड़े वही सेंसस 2011 के ही है, स्टेट वाइज हमें देखना है। तो पूछा गया है कि अपने यूपी में 10 लाख से अधिक शहरी आबादी वाले जिले कितने हैं? 10 लाख से ज़्यादा वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन रहती हो, ऐसे जिले कितने हैं, उनकी संख्या आपको बतानी। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, 12 है टोटल। 10 लाख ही या 10 लाख से ज़्यादा आबादी नगरीय हो, ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 12। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। यहाँ पूछा गया कि कौन सा राज्य हाल ही में 2014 में शुरू किए गए माई गवर्नमेंट ऐप को अपनाने वाला 17वां राज्य बन गया है। माई GOV ऐप जो है उसको अपनाने वाला ये 17वां स्टेट बन गया है। बताइए ये राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, आंध्र है, कर्नाटक है कि तमिलनाडु है? और सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से सी वाला, ये कर्नाटक है। कर्नाटक 17वां राज्य बन गया है और इसकी मतलब ये जो एप्लीकेशन है इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग हुई थी 26 जुलाई 2014 को, जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी। तो इसमें कर्नाटका को हम चुनते हैं, यानी सी वाले विकल्प। प्रश्न संख्या 11। यहाँ कहा गया कि वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली वाला भारत का पहला शहर इसमें से कौन सा बन गया है और ये शहर कौन से राज्य से संबंधित है? अब इसमें शहर का नाम तो नहीं पूछा है, शहर से संबंधित राज्य का नाम आपको बताना है। तो देखें और बताएं, राज्य का नाम चुनिए, उसके बाद शहर का नाम भी हम देखेंगे। और सही जवाब इसका अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम जो है उसको अपनाने वाला ये उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक शहर है और इसका नाम है आगरा। अप्रैल 2022 की बात। ठीक, पहली बार सार्वजनिक जगहों पे वैक्यूम जो सीवर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन से राज्य की सरकार है और साथ में इजराइल देश की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में क्षमता निर्माण और एकीकृत जल विकास, माफ कीजिएगा, जल संसाधन प्रबंधन के मामले में एक संयुक्त घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए? और 12वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से डी हो जाएगा, ये हरियाणा की गवर्नमेंट है। हरियाणा की राज्य सरकार और इजराइल की गवर्नमेंट के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन किए गए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होगा और इंटीग्रेटेड जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको मजबूत किया जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। यहाँ देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी, इनका नाम है तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका को कहाँ का निदेशक नियुक्त किया है? ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, या इसमें से कुछ नहीं है? और 13वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से सी वाला हो जाएगा। ठीक, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये निदेशक बने। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिसेंटली कॉन्फर्ड द सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 to the National Academy of Agricultural Research Management in the category of large institution। ठीक है, लार्ज इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में इसको ये अवार्ड मिला है, लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ पे है? मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है इसकी लोकेशन आपको बतानी है, ये कौन से राज्य में पड़ता है, बस इतना इसमें से देखकर बताइए। इसको पुरस्कार मिला है वो तो आप देख ही रहे हैं और गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ये पूछा जा सकता है किसने दिया है, तो वो भी आप देख रहे हैं। राज्य कौन सा होगा?
सही जवाब इसका हो जाएगा तेलंगाना। ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, पहले आंध्र की हुआ करती थी, विभाजन के बाद आंध्र की राजधानी हो गई है अमरावती, ठीक है, और तेलंगाना की है हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्थित है और बड़े संस्थानों की श्रेणी में इसको ये अवार्ड मिला है, तो इसमें से हम चुनते हैं तेलंगाना को। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, विकल्प आप देख पा रहे हैं। पहले में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है देवघर एयरपोर्ट, इसका इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। भारत 2025 तक, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 2023 अपना आधा समय बिता चुका है, उसके बाद 24 फिर 25, तो 2025 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो भारत अभी भी बन चुका है, ठीक है। अभी जो अमेरिकन सर्वे रिपोर्ट आ रही है या अपने देश में भी जो सर्वे हो रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है, और डाटा सही भी है, कि हम आबादी के मामले में चीन को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। तो फिलहाल अब इसमें से आप देखें बताएं। और कैप्टन अभिलाषा बराक जो है ये भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बन गई। ऐसे करके 3 स्टेटमेंट है। डी वाला विकल्प ये कहता है कि इसमें से कोई भी गलत नहीं। अब आप सोच समझकर उत्तर का चयन करिएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला। जैसा कि आपको बताया, ये पहले ही भारत पीछे छोड़ चुका है चीन को, इसमें कहने की बात ही नहीं है, और हम सभी इस बात को जानते हैं। नया वाला सेंसस का डाटा आया नहीं है, नहीं तो पता लगता है कि कितने धमाके के साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, और ये चिंता का विषय है। तो चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है और हम आगे निकल गए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ 2023 होना चाहिए था असल में, ठीक है। यहाँ जो समय है ना वो 2023, क्योंकि ये बात हमें 2023 में ही मालूम हुई। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। जून 2022 की बात हो रही है, और इस समय किस राज्य में यूरेनियम के बहुत बड़े डिपॉजिट पाए गए, बड़े भंडार पाए गए। ये अच्छी बात है, ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसमें राज्य कौन सा होगा? 16वां प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा सी वाला, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। सीकर जिला है, वहाँ पे रोहिल मतलब खंडेला तहसील पड़ती है, वहाँ से यूरेनियम का बड़ा डिपॉजिट प्राप्त हुआ है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। यहाँ देखें आप, आगे ही एक ब्लैंक स्पेस है, उसमें आपको देश का नाम भरना है। असल में मतलब कौन से देश की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जहाँ के रिसर्चर जो है, मतलब शोधकर्ता जो है, उन्होंने विश्व का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन फ्यूल सेल डेवलप किया है। हाइड्रोजन को स्वच्छ और भविष्य का ईंधन कहा जाता है, लेकिन ये लागत प्रभावी नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव न होने की वजह से ही इसका उपयोग सीमित है। इतना ज़्यादा महंगा है कि इसके लागत को हम लोग संभाल नहीं सकते, मतलब कोई आम देश या अर्थव्यवस्था नहीं हैंडल कर सकती। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये सबसे टिकाऊ है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के तौर पे इसे विकसित किया गया है। कौन से देश की यूनिवर्सिटी है आप बताइए? सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? हांगकांग होना चाहिए, और हांगकांग को अगर चुनते हैं तो इसका ए वाला विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। भारत और कौन सा देश है जिसके बीच में सैन्य अभ्यास हुआ था? इस सैन्य अभ्यास का नाम है अल नज़ाह, और इसका ये 4था एडिशन था, ठीक है। अल नज़ाह जो है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका जो संस्करण है वो 4था है। यहाँ कौन से देश के साथ भारत ने प्रैक्टिस की थी? और हाँ, इसे राजस्थान में आयोजित किया गया था, जगह भी दे दी। कभी कभी क्या होता है ना, देश का नाम देके और अभ्यास का नाम देके आपसे वेन्यू पूछा जाता है, तो वेन्यू भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल देश बताइए, ये कतर था, ओमान था या बहरीन था? और सही जवाब इसका हो जाएगा ओमान। ओमान और भारत के बीच में होता है अल नज़ाह सैन्य अभ्यास, 4था संस्करण, और इसका आयोजन होता है राजस्थान में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, एक से लेकर 13 अगस्त 2022 के बीच में इसे संपन्न किया गया था, तो डेट भी आप जान सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। यहाँ कौन सी अनुसूची 1985 का जो 52वां संशोधन था उसके द्वारा जोड़ी गई थी? अनुसूचियों को संविधान में जोड़ा गया तो उसके लिए संशोधन करने पड़े, ऐसा बड़ा परिवर्तन करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ अमेंडमेंट का समय आपको बता दिया है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था ये बता दिया है, लेकिन क्या मतलब कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी ये आपको बताना है। तो ये 10th शेड्यूल था, यानी 10वीं अनुसूची थी, या 11वीं या फिर 12वीं। और 19वां जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका 10th शेड्यूल, ठीक है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चुनकर बाहर करिए। तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की, यानी कानून के समक्ष समता की बात की गई है। आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, और टाइटल यानी उपाधियों के अंत की बात करता है आर्टिकल 19, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। अब आप ये बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? तो 20वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा सी वाला। आर्टिकल 19 ये अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है, ठीक।
बाकी जो आप देख रहे हैं सभी इसमें सही दिखाई देते हैं। कानून के समक्ष समता और अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है ये 17वें में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई है 18वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 पूछा गया कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम रखता है, मतलब वहां के विधानसभा में सदस्य संख्या सबसे कम है, ये कौन सा राज्य होगा देखिए और बताइए। तो इसमें से सही जवाब क्या होना चाहिए? पुडुचेरी होना चाहिए। हालांकि सभी के जो विकल्प हैं वो काफ़ी करीबी हैं। पुडुचेरी में कितने हैं? 30। सिक्किम में कितने हैं? तो 32। गोवा में कितने हैं? 40, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। और मिजोरम में भी 40। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखिए। आगे ही बड़ा सा ब्लैंक स्पेस है, इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में बीच में दिख रहा है। कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों में से कितने सदस्य जो है वो प्रत्येक कितने साल के अंतराल पे सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब कितना हिस्सा सदस्यों का रिटायर हो जाता है और ये कितने टाइम इंटरवल के बाद होता है, वो टाइम इंटरवल भी आपको चुनना है। तो देखिए और बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक ऐसा सदन है, उच्च सदन इसको कहा जाता है, ये कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा की तरह इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन इसमें रिटायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो 1/3 और 2 ईयर्स वाला जो ऑप्शन है, पेयर है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है, मतलब इसे लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा या फिर दोनों? देखें और बताएं। और 23वां जो है इसका सही जवाब इसमें से ए हो जाएगा। ये लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है तुलनात्मक रूप से राज्यसभा की, तो ए वाले विकल्प को हमने चुन लिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इन मुल्ताई टाउन इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, वहाँ पे मुल्ताई नाम का एक कस्बा है। वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम आपको बताना है। बताइए, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, या इसमें से कोई नहीं? मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है देखिए। तो इसमें से तो कोई नहीं होगा और इसीलिए हम ताप्ती को चुनते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती हो, तो हम ताप्ती को सेलेक्ट करते हैं। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई कस्बे से निकलती है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। जैसे यमुना और शनिदेव और यम को कहा जाता है कि ये सूर्यपुत्र और पुत्रियां हैं, वैसे ही ताप्ती को भी सूर्यपुत्री कहा जाता है। कहा जाता है कि ये शनिदेव की बहन है। अब यहाँ कहा गया कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य के लोहरदरगा शहर से गुजरती है। जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन्हें तो आप जानते ही हैं, उसके लिए तमाम ट्रिक भी ईजाद की गई हैं, आराम से आप उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ शहर का नाम दिया है, तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि लोहरदरगा है कहाँ पे। बताइए इसमें से कौन सा राज्य होना चाहिए। तो 25 जो है ना, इसका राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा। ये झारखंड का है। ठीक है, झारखंड, यहाँ हम ए वाले विकल्प को चुनते हैं। वैसे जसदान शहर है गुजरात का, राजस्थान का है कालिंजर, मध्य प्रदेश का है शाजापुर, छत्तीसगढ़ का है सोनहट, लोहरदगा को आप देख ही चुके हैं, और पश्चिम बंगाल का है कृष्णनगर, त्रिपुरा का है उदयपुर और मिजोरम का है चंफई। इन सभी स्थानों से कर्क रेखा गुजरती है और भारतवर्ष को लगभग मध्य से काटती है। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं कि प्रकृति ने बनाई। नारायणपुर बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बनाया गया है? बांध की बात हो रही है, डैम, नारायणपुर डैम किस पर बनाया गया है? नदी का नाम देखें, कृष्णा, रावी, ताप्ती और पेन्नार। इसमें से नदी का नाम आपको सिलेक्ट करना है। तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है नारायणपुर डैम, और ये कृष्णा पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ हम चुनेंगे ए वाले विकल्प को, यानी कृष्णा को। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। चूज द नेचुरल लेक आउट ऑफ द गिवन लेक्स। इसमें से कौन सी प्राकृतिक झील है, इसका चयन आपको करना है। तो इसमें आप सेंचल झील को देख रहे हैं, बेला सागर है, कंजिया है और शमीरपेट। कृत्रिम कौन सी है, प्राकृतिक कौन सी है, ये पता होना चाहिए। और इसमें से अगर आप देखें ध्यान से तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला, कंजरिया या कंजिया इसको कहा जाता है, कई सारे नाम हैं। तो कंजिया जो है ये असल में प्राकृतिक है और ये पड़ती है आपकी उड़ीसा में। बाकी सेंचल जो है ये आर्टिफिशियल लेक है, पश्चिम बंगाल की है, और बेला सागर ये उत्तर प्रदेश की है, कृत्रिम झील है। समीरपेट जो है ये तेलंगाना की है। ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल लेक है वो तो रिजर्वायर के तौर पे बन जाती है, मतलब नदी का पानी आप इकट्ठा कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो जो जलाशय इकट्ठा होता है, मतलब तैयार होता है, वो एक झील की ही शक्ल होती है, लेकिन मनुष्य उसको बनाए रहता है, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल होती है। तो एकमात्र यही इसमें प्राकृतिक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। कौन सा हिल स्टेशन भारत के उत्तरी राज्य में है, बताइए। यहाँ कुछ हिल स्टेशनों के नाम जैसे अराकू वैली है, बिनसागर है, बिनसर भी इसको कहा जाता है, और इसके अलावा मुन्नार है और मंदिकेरी है।
कई सारे हिल स्टेशनों के नाम। 28 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिनसर। ठीक है, बिनसर हिल स्टेशन जो है ये उत्तरी राज्य में स्थित है, तो लोकेशन कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अराकू वैली आपका दक्षिण में है, आंध्र में, और मुन्नार भी दक्षिण में है, केरल में पड़ता है। कुर्ग जो है ये मंदिकेरी हिल स्टेशन कहा जाता है, ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 29वां। यहाँ कहा गया कि रिवर अमूर, अमूर नाम की जो नदी है ये कौन से देश से होकर नहीं बहती? यहाँ विश्व स्तर पर पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, रूस, चाइना, मंगोलिया ऐसे करके दिया हुआ है। और 29 जो है इसका राइट आंसर इसमें से डी हो जाएगा। कोई नहीं, क्योंकि तीनों से होकर बहती है। अमूर नदी जो है ना ये बहती है रूस, चीन और मंगोलिया से होते हुए। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। यहाँ कंट्री और कैपिटल दे रखा है, जो इनकरेक्ट है उसको आप बेमरोवत बाहर कर दीजिएगा। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है, यहाँ कैपिटल के तौर पे आप देख रहे हैं। बहरीन की है मनामा, अजरबैजान की है सोफिया और कंबोडिया की है नोम पेन। अब बताइए गलती कहाँ पर? तो अब गलती अगर देखी जाए तो इसके अजरबैजान वाले में है, सोफिया अजरबैजान की राजधानी नहीं है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है, ठीक है, इम्बाकू और बाकू, ठीक। तो बाकू आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, सोफिया भी एक कैपिटल है लेकिन ये बुल्गारिया की है, न कि अजरबैजान की। तो सी को चुनकर बाहर कर दिया, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 31 को देखिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है हमारा, राष्ट्रगान है जनगणमन, ठीक है, वो बांग्ला भाषा में लिखा गया है, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जो कि संस्कृत में लिखा गया है। अब आपको ये बताना है कि 1896 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, पहली बार गाया गया था। ये अधिवेशन कौन से स्थान पर आयोजित हुआ था, वो जगह का नाम आपको बताना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, समय दिया हुआ है, तो समय भी आपसे पूछा जा सकता है। और वंदे मातरम या पूरे आनंद मठ उपन्यास के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें आप जगह बताइए। 31 करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें से कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता में कई सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, और पहली बार इसको गाया जाता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन गाया था जरा बताइएगा वंदे मातरम को? इस अधिवेशन में गाने वाला व्यक्ति कौन था? प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन मर्ज्ड अंडर द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली इन 1804? जैसे डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत फेमस है, राज्य की विस्तारवादी नीतियों को अपनाता है वो। और उसी प्रकार से पीछे अगर आप चले जाएं तो वेलेस्ली की जो सब्सिडरी अलायंस है वो भी उसी तरह का काम करती है, सहायक संधि, यानी जितने बाहरी मामले हैं, विदेशी मामले हैं, उन सबको अंग्रेज नियंत्रित करेंगे और आप अपने राज्य में अंदर ही सीमित रहिए, बाहर से कोई मतलब नहीं, इस तरह का काम। तो आप ये बताइए कि 1804 में कौन से राज्य को इसमें सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत मिलाया गया था? तो इसमें राज्यों का नाम दिया है। और 32 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया। वेलेस्ली की सहायक संधि में अगर राज्यों के शामिल होने की तारीखों को हम देखें तो फरवरी 1804 में सिंधिया इसको स्वीकार करता है। जोधपुर स्टेट का जो समय है वो 1818 का है, जयपुर का है 1818 का, और मचेरी का भी 1818 का है। ये तीनों का 1818 है, ये ध्यान दीजिएगा, तो इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। कूका आंदोलन पंजाब का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। धार्मिक आंदोलन के तौर पे ये स्टार्ट होता है। किस व्यक्ति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? यहाँ करम शाह का नाम दिया है, दाजी लक्ष्मण है और डिंग गडेकर है, इसमें नाम दे रखा है। तो 33 जो आप देख रहे हैं ना इसका करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नाम जो है वो कूका आंदोलन के साथ नहीं जुड़ता है। हालांकि ये सारे लीडर्स ही हैं लेकिन कूका मूवमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं। कूका आंदोलन का जो समय है वो 1840 से लेकर 72 तक का था, अच्छा खासा ये लंबा खिंचता है। पंजाब इसका क्षेत्र था और भगत जवाहर मल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो स्वरूप था वो धार्मिक था। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैड इंट्रोड्यूस द पोएट ऑफ, माफ कीजिएगा, द पोस्ट ऑफ दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही नाम का जो पोस्ट था इसको इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति कौन है बताइए। इसमें शासकों के नाम यानी सुल्तानों के नाम दिए हैं दिल्ली सल्तनत के। और 34 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये कृषि विभाग था दीवाने अमीर कोही, ठीक, और ये पद हुआ करता था इसमें, मतलब उसके अधिकारी का, और कृषि से संबंधित मामलों को ये देखता था। अकाल इसके समय में बहुत अच्छे खासे पढ़ते हैं और ये एक पढ़ा लिखा लेकिन जनता के द्वारा रिजेक्ट किया हुआ सुल्तान था। तो इसमें हम चुनते किसको हैं? एमबीटी को। इसके बाद 35 को देखें, यहाँ देखें, कहा गया कि सारंगपुर का युद्ध, युद्धों के बारे में पूछा जाता है, थोड़ा नया यहाँ दिया हुआ है, हालांकि आप में से बहुत से लोग इसे जानते होंगे।
तो सारंगपुर का जो बैटल है ये राणा कुंभा और किसके बीच में लड़ा गया था, समय भी दे रखा है 1437 का। राणा कुंभा इसमें राजपूतों की ओर से लोहा ले रहे थे और इनके विपक्ष में कौन था ये आपको बताना है। तो यहाँ गयासुद्दीन बलबन, महमूद खिलजी, एमबीटी या औरंगजेब। समय के हिसाब से आप आराम से पकड़ सकते हैं, ये समय औरंगजेब का तो है नहीं, या फिर है, बताइए, आराम से आप इसमें गेस कर सकते हैं। तो 35 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये महमूद खिलजी का टाइम था, मतलब यहाँ 1437 की बात हो रही है। महमूद खिलजी जो है वो इनके अपोजिशन में था, राणा कुंभा के साथ इसका युद्ध होता है और राणा कुंभा इसमें जीतते हैं, उनकी विजय होती है और इसी स्मृति में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। तो वो सारी कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारंगपुर का युद्ध था। इसके बाद 36 को देखते हैं। और राजपूत अगर एकजुट रहे होते ना, तो ये बाहरी जो आक्रमणकारी है मध्यकालीन, इनकी हिम्मत नहीं थी कि भारत में झांक सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपस में ही फूट रहती। अब इसके बाद आप देखें 1858 में कलकत्ता से सोम प्रकाश समाचार पत्र का संपादन किया गया था। अब आप देखें किसके द्वारा किया गया था, ये इसमें से नाम चुनना है। पीछे जो मैंने कहा उसमें आप अन्यथा मत लीजिएगा, वो कास्ट सिस्टम की यहाँ बात नहीं हो रही है कि राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ ये कहने का मतलब है कि उस समय जो राजकीय बागडोर है वो राजपूत राजाओं के हाथ में थी और ये जो राजपूत थे ये एक दूसरे से ही शत्रुता साधने में लगे हुए थे और इसका परिणाम जो होता है ना, बाहर से शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं, ये कहने का मतलब। अब इसमें 1858 की बात हो रही है। बताइए संपादन करने वाले व्यक्ति का नाम, संपादक का नाम आपको बताना है और समाचार पत्र है आपका सोम प्रकाश। तो 36 जो आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, द्वारकानाथ विद्याभूषण। नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा और समय और स्थान भी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि पुरातात्विक स्थल कौन सा ऐसा है जहाँ से कि एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, नाचती हुई लड़की, यानी एक महिला आकृति प्राप्त हुई है जो कि नृत्य की मुद्रा में है। एक हाथ उसका कमर पर रखा हुआ है और दूसरा जो है वो नृत्य की मुद्रा की भांति लचीला मुड़ा हुआ है। बाद में ये अंदाजा लगाया गया कि ये माता पार्वती की प्रतिमा हो सकती है और बाद में इस पर अच्छा खासा बखेड़ा भी होता है। फिलहाल ये जो भी रहा हो, ये कांस्य प्रतिमा है और काफ़ी कलात्मक है, ये हमारी संस्कृति का परिचायक है। तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुई? खुदाई करके इसको निकाला गया है और वो जगह इसमें से कोई भी नहीं है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। ना तो वो लोथल है, ना कालीबंगा है, ना चनूदड़ो है, ये तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है और वहाँ से ये नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है ये प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। यहाँ देखिए, गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? गोत्र जो है एक बिगड़ा हुआ शब्द है, मतलब इसे आप अर्ध तत्सम या तद्भव कह सकते हैं। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है गोष्ठ। पहले के जो ऋषि महात्मा होते थे ना, वो ढेर सारी गैया पालते थे, मतलब गोवंश रखते थे। और ढेर सारी का मतलब सिर्फ 10-20 नहीं, मतलब वो सैकड़ों और हजारों में हुआ करती थी और उन्हीं के दूध या जो अन्य प्रोडक्ट होते थे उसी से जीवन यापन करने वाले एक बड़े लोगों का कबीला विकसित हो जाता था जो उस ऋषि के संरक्षण में रहते थे। उन्हीं की संतानें होते थे और उस पूरे क्षेत्र, उस पूरे गुरुकुल को एक गोष्ठ कहा जाता था और उसका नाम उस ऋषि के नाम पे चलता था जो उसमें मुखिया होते थे। ठीक, तो अब बताइए कि ये गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ पर किया गया? वेद कौन सा है? चारों वेदों के नाम दिए हुए हैं और 38 जो है ना, इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ये ऋग्वेद। ऋग्वेद में गोत्र का उल्लेख हमें पहली बार प्राप्त होता है। इसके बाद 39 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि जो महाजनपद और राजधानियों का नाम दिया है इसमें से सही कौन सा है? तो 16 महाजनपदों का इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखते हैं। अब इसमें आप देखें और बताएं तो वज्जी महाजनपद की राजधानी पुंछ थी, अंग महाजनपद की थी वैशाली, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ और कंबोज की थी चंपा। आप समझ सकते हैं इसमें ज़्यादातर गलत है। सही कौन सा है? कुरु महाजनपद का है इंद्रप्रस्थ। नई राजधानी कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थी थी। महाभारत का युद्ध होता है तो हस्तिनापुर तबाह हो जाता है जो कि इसकी प्राचीन राजधानी थी और नई राजधानी जो कि युधिष्ठिर के माध्यम से बसा हुआ नगर था इंद्रप्रस्थ, वो इसकी नई कैपिटल के तौर पे डिक्लेयर होता है। बाकी जितना दिया है वो गलत दिया है। वज्जी महाजनपद की राजधानी अगर आप देखें, इसमें आप ध्यान से देखें तो वज्जी की क्या है? वैशाली है, अंग की है चंपा और कंबोज की है हाटकपुर, या आप ऐसे कई तरह के नाम देखते हैं। पुंछ फिलहाल इसमें जो विकल्प दिया है वो कंबोज की राजधानी के तौर पे सही दिखाई देता है। ठीक है, कंबोज की पुंछ, अंग की चंपा हो जाएगा और वज्जी की हो जाएगा वैशाली। सी वाला सही दिया है। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट असल में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है, इसके विषय में कहा जा रहा है कि इसे किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? बताइए ये कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको चुनना है।
तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी विश्व आर्थिक मंच है, और इस आधार पे अगर आप चुनते हैं तो इसका जो ए वाला विकल्प है वो सही होता है। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखिए। तो हाथरस के मूंज प्रोडक्ट जो है उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। कारपेट सोनभद्र का श्रावस्ती का हींग, ठीक है, हींग उत्पाद जो है, और अमेठी का जनजातीय शिल्प यानी ट्राइबल क्राफ्ट। बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो आप जो 41वां देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी, सोनभद्र का कारपेट सही दिया। हालांकि कारपेट आप कई स्थानों का देखेंगे, जो गलीचा है ना, कई जगहों का जो गलीचे का प्रोडक्ट है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, लेकिन उसमें से सोनभद्र भी एक। बाकी हाथरस की हींग है, श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प है, और अमेठी का मूंज प्रोडक्ट। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। वेयर वॉज द उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम इस्टेब्लिश्ड। बताइए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर और कब हुई, वो दोनों चीज़ आपको बतानी। तो 42वां आप देख रहे हैं और सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से ए वाला, लखनऊ इसका स्थान है, और समय था 1976 का। प्रश्न संख्या 43 को देखिए। यहाँ देखिए, कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी और कथक संग्रहालय, ये दोनों कहाँ पे है, कौन से जिले में है, लोकेशन आपको बतानी है। तो रामपुर, मेरठ, बाराबंकी, इसमें से कौन सा होगा। इसमें से कोई भी नहीं होगा, और इसीलिए हम डी को चुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। तो असल में ये लखनऊ में स्थित है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लखनऊ में। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। रायबरेली जिले में कौन सा प्रमुख स्थान है, बताइए। जायसी स्मारक है, भारद्वाज आश्रम, अक्षयवट ये है। इसके अलावा आपका मुगल घाट है, शहीद स्थल छावनी है, इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो 44वां जो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। जायसी स्मारक मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से, वो आपका रायबरेली में पड़ता है। बाकी अगर आप देखें तो इसमें जो स्थान है उनका अलग अलग अता पता होना चाहिए। तो भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट ये आप जानते ही हैं, और कहीं हो ही नहीं सकता, ये प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। और इसके बाद मुगल घाट जो आप देख रहे हैं ये फर्रुखाबाद में पड़ता है, और शहीद स्थल छावनी जो है ये आपकी बस्ती जिले में पड़ती है। इसे हमने देखा। अक्षयवट एक बहुत प्राचीन वट वृक्ष है, हालांकि जो मूल वट वृक्ष था उसको कटवा दिया गया था, तो उसका ये उत्तराधिकारी है, लेकिन ये भी काफ़ी पुराना है और ये अक्षय है। हालांकि अगर आप देखें तो जो बनियान ट्री यानी वट वृक्ष होता है वो अमर होता ही है, उसकी जो शाखाएं होती हैं वो आपस में जुड़कर नए वृक्ष का निर्माण कब कर लेती हैं ये पता ही नहीं चलता। इसके बाद प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। अधूरे साक्षात्कार, ये एक पुस्तक का नाम है, ये किसकी किताब है आपको बताना है, लेखक का नाम देखकर बताइए। तो जगदीश नारायण श्रीवास्तव की किताब है, या फिर नेमीचंद्र जैन के द्वारा लिखी गई है, या वृंदावन लाल शर्मा जी के द्वारा लिखी गई, बताइए। लेखक का नाम पूछा जा रहा है, पुस्तक और लेखक पूछा जाता है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है, नेमीचंद्र जैन, अधूरे साक्षात्कार, ठीक। इसके बाद 46, विच ऑफ द फॉलोइंग नृत्य इज ज्वाइंटली परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन ऑफ कोल ट्राइब इन मिर्जापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बताइए। ये आपका नटवरी है, राई है, दीपावली है, कर्मा है, इसमें से कौन सा होगा। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, ये कर्मा है, ठीक है, कर्मा नृत्य। प्रश्न संख्या 47, यहाँ देखिए। MS DOS को, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा कौन से वर्ष पेश किया गया था, बताइए। इसमें से कौन सा होगा। काली स्क्रीन हो जाती है और उसके बाद कमांड आपको टाइप करने होते हैं बेहिसाब, तो ये समय कौन सा था। अब इसका समय लग चुका है लेकिन अभी भी ये काम करता है। तो 1971, 75, 80 और 81, बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए। सही जवाब इसका 1981 होगा, ठीक है। 1981 को हम चुनते हैं तो इसका डी वाला विकल्प एकदम सही माना जाता है। अब इसके बाद ई प्रोम के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म आपको बताना है ई प्रोम का। तो इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या ऐसे ही करके दो विकल्प और दिए। फिलहाल इसका सही जवाब इसमें से बी वाला हो जाएगा, मतलब ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ये मिटाने योग्य होती है, इसीलिए इरेजेबल वर्ड जो है वो इसके साथ जुड़ा होता है, और बी वाला ऑप्शन हमारा परफेक्ट। प्रश्न संख्या 49 को देखिए। यहाँ पर पूछा गया कि इंटरनेट के पिता कौन है, बताइए। टिम बर्नर्स ली हैं कि विंटन ग्रे सर्फ हैं, या आपके क्लेनरॉक हैं, या रॉबर्टसन है, इसमें से कौन से होंगे। तो 49 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये ग्रे शेफ है, सर्फ इन्हें कहा जाता है असल में, विंटन ग्रे सर्फ ये इनका नाम, इन्हें इंटरनेट के पिता के तौर पे जाना जाता है, तो हम डी वाले विकल्प को चुन लेते हैं।
अंतिम प्रश्न देखेंगे और पूछा गया कि चयनित आइटम को कट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट आप जानते ही हैं, तो कट करने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल यानी कौन सी की जो है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। जिसका नहीं करेंगे उसको आपको चुनना है, बताइए। तो अगर आप किसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं, मतलब कोई टेक्स्ट है या कोई चीज़ है उसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। कट कॉपी पेस्ट मतलब आप कॉपी करके कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं, कट करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कट करने के लिए आप Ctrl+X को दबाते हैं, Shift+Delete इस तरह का ऑप्शन होता है। तो इसमें Shift+F7 वाला जो विकल्प है वो इसमें शामिल नहीं होगा और इसीलिए हम ए वाले विकल्प को चुनते हैं। बाकी जो है वो काम करेंगे, उनसे आप कट कर सकते हैं लेकिन इससे नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमने इस मॉक को समाप्त किया है जो कि सेक्शन वाइज था। 50 प्रश्नों को हमने देखा है। उम्मीद है कि आपने बेहतर अभ्यास किया होगा। लेकिन ये सीरीज़ यहीं समाप्त नहीं होती है, अभी तो शुरुआत हुई। बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे लगातार। तो बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए नमस्कार।